जरा इमेजिन कीजिए कि आप 30 मीटर ऊंची एक कंक्रीट की दीवार के ठीक नीचे खड़े हैं। आपके पैरों के नीचे की जमीन बिल्कुल सूखी है और उस दीवार के ठीक दूसरी तरफ लाखों करोड़ों टन पानी उफान मार रहा है, जो किसी भी पल सब कुछ निगल जाने को बेताब है। बिल्कुल। और दशकों से हम छत्तीसगढ़ के इन विशाल बांधों को देखते आए हैं। हमें लगता है कि ये प्रकृति पर इंसान की सबसे बड़ी जीत है, एक तरह का इंजीनियरिंग चमत्कार, जहां हमने नदियों को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में कर लिया है। हाँ, ये जो नियंत्रण का भ्रम है ना, ये सच में बहुत ही दिलचस्प है ना? लेकिन क्या हो अगर इन कंक्रीट की दीवारों की असली कहानी सिर्फ पानी के बारे में हुई नहीं? क्या हो अगर ये सत्ता भारी उद्योगों और इंसानी अस्तित्व की एक बहुत ही छिपी हुई जंग हो? और आज की इस गहन चर्चा में हम इसी तस्वीर को साफ करने वाले हैं। सही कहा। आज हम कुछ बेहद अहम ऐतिहासिक दस्तावेजों, प्रतियोगी परीक्षाओं के नोट्स और सोंढूर जलाशय परियोजना की विस्तृत पर्यावरणीय प्रभाव आकलन यानी जो EIR रिपोर्ट है, उसके पन्नों को पलटेंगे। हमारा मिशन है ये समझना कि इन शांत जलाशयों के नीचे असल में कैसी उथल-पुथल मची हुई है। देखिए, हमें चीजों को व्यवस्थित देखना बहुत पसंद है। हम नदियों को बांध देते हैं, फिर उस रुके हुए पानी को क्यूबिक मीटर में और बिजली को मेगावाट में नापने लगते हैं, जो कि सुनने में बहुत गणितीय और साफ सुथरा लगता है। बिल्कुल। लेकिन जब आप इस सतह के नीचे झांकते हैं तो ये पूरी तस्वीर बहुत ही गंदली और जटिल हो जाती है। पानी सिर्फ एक प्राकृतिक संसाधन नहीं रह जाता, वो अर्थशास्त्र और राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। वही तो। और इस तस्वीर को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस कैनवस को देखना होगा जिस पर यह सब उकेरा गया है, यानी हमारी महानदी। महानदी बेसिन का इतिहास बहुत पुराना है। हाँ, अक्सर जो लोग UPSC या SSC की तैयारी करते हैं वो फ्लोचार्ट्स में 1915 में बने रुद्री पिकअप वियर का जिक्र जरूर पढ़ते हैं, जो छत्तीसगढ़ की पहली निर्मित जल परियोजना थी। लेकिन रुद्री से भी ज्यादा दिलचस्प एक और प्रोजेक्ट है। बिल्कुल। जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया है वो है 1923 में धमतरी में सिलियारी नदी पर बना मुरुम सिल्ली बांध, जिसे मांडू सिल्ली भी कहते हैं। कहा जाता है कि ये पूरे एशिया का पहला साइफन स्पिलवे बांध है। एशिया का पहला, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना? अब मैंने इसके काम करने के तरीके के बारे में पढ़ा और सच कहूं तो क्या ये मूल रूप से हमारे घरों में लगे एक ऑटोमेटिक टॉयलेट फ्लश की तरह काम नहीं करता? एक फ्लश की तरह? मतलब पानी एक खास लेवल तक पहुंचता है और फिर बिना कोई बटन दबाए गुरुत्वाकर्षण के कारण वो अपने आप बाहर खींचने लगता है। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? आपका ये फ्लश वाला उदाहरण सिद्धांत के नजरिए से बिल्कुल सटीक है, लेकिन अब जरा इसके पैमाने की कल्पना कीजिए। पैमाने की? हाँ। एक घरेलू सिंक या फ्लश में कुछ लीटर पानी होता है। मुरुमसिल्ली में हम एक उफनती हुई नदी के लाखों गैलन पानी की बात कर रहे हैं। ओह, लाखों गैलन्स! 1923 के उस दौर को याद कीजिए जब इंजीनियरों के पास कोई कंप्यूटर मॉडलिंग या 3D सिमुलेशन नहीं हुआ करते थे। सच में उस वक्त तो कैलकुलेटर भी नहीं होते होंगे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने सिर्फ कागज, पेन और विशुद्ध भौतिक विज्ञान के दम पर वायुमंडलीय दबाव और वैक्यूम सील की सटीक गणना की। साइफन स्पिलवे में कोई यांत्रिक गेट यानी मैकेनिकल गेट्स नहीं होते जिन्हें इंसान जाकर खोले या बंद करें। तो ये पूरी तरह ऑटोमेटिक है? हाँ। जैसे ही पानी खतरे के निशान को छूता है, हवा का दबाव कम होकर एक प्राकृतिक वैक्यूम तैयार होता है और वो भारी मात्रा में पानी को खुद ब खुद खींचकर बाहर फेंक देता है। बाप रे! अगर उन इंजीनियरों की गणित में 1 इंच की भी गलती होती तो वो वैक्यूम का दबाव इतना भयानक होता कि पूरी की पूरी कंक्रीट की दीवार ही उखड़ कर बह जाती। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये। मतलब ये सिर्फ एक बांध नहीं था, ये तो गुरुत्वाकर्षण को हैक करने का एक दुस्साहसी प्रयोग था। बिल्कुल, और एक बहुत ही सफल प्रयोग। लेकिन इसके कुछ दशकों बाद 1970 के दशक में हमने चीजों को एक अलग ही स्तर पर ले जाना शुरू कर दिया। इसी महानदी पर गंगरेल बांध, या जिसे रविशंकर सागर कहते हैं, उसका निर्माण शुरू हुआ। ये तो राज्य का सबसे लंबा बांध है। हाँ, ये विशालकाय है। 1830 मीटर से भी ज्यादा लंबा और 3.5 मीटर ऊंचा। 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसकी नींव रखी थी और इसे बनने में पूरे 6 साल लग गए। 6 साल एक लंबा समय है। और इसे बनाने के लिए रेडियो हजरत, सागर कंपनी और मित्तल एंड कंपनी जैसी कई बड़ी कंपनियों ने मिलकर काम किया। मुझे ये समझ नहीं आता कि इसे बनाने में इतने साल और इतनी बड़ी कंपनियों की पूरी फौज क्यों लग गई।
देखिए, क्योंकि गंगरेन के मामले में वे सिर्फ नदी के बीच एक दीवार नहीं खड़ी कर रहे थे, वे पृथ्वी के भौगोलिक संरचना या टोपोग्राफी को पूरी तरह से फिर से लिख रहे थे। टोपोग्राफी बदल रहे थे। हाँ, 1800 मीटर से ज्यादा लंबा होने का मतलब है कि आप पूरी की पूरी घाटी को एक अभेद्य किले में बदल रहे हैं। इसके लिए जिस पैमाने पर जमीन की खुदाई, कंक्रीट की ढलाई और डायनामाइट का इस्तेमाल हुआ, वो उस समय के हिसाब से एक अभूतपूर्व चुनौती थी। ये तो है। और ये बांध छत्तीसगढ़ के कृषि परिदृश्य के लिए एक असली गेम चेंजर साबित हुआ। इसने साल भर सिंचाई की गारंटी दी, जिससे एक ही साल में 2 फसलें उगाना संभव हो पाया, और साथ ही 10 मेगावाट पनबिजली का उत्पादन भी शुरू हुआ। लेकिन खेती के इस चमत्कार की एक बहुत ही खौफनाक कीमत भी थी। जब हम इसके मानवीय प्रभाव को देखते हैं तो सच में रूह कांप जाती है। मानवीय प्रभाव अक्सर भुला दिए जाते हैं। बिल्कुल। गंगरेल के निर्माण के कारण 55 गांव हमेशा के लिए पानी में डूब गए। 55 गांव, 16,700 एकड़ से ज्यादा जमीन जो कभी आबाद हुआ करती थी, पूरी तरह जलमग्न हो गई। और हजारों लोगों का क्या हुआ? 5,000 से ज्यादा लोगों को रातों रात अपना सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। और सबसे दुखद बात यह है कि जब एक गांव डूबता है तो सिर्फ ईंट पत्थर के घर नहीं डूबते, उनकी पूरी पहचान डूब जाती है। सांस्कृतिक धरोहरें भी। वही तो, जैसे चवर ग्राम में स्थापित मां अंगार मोती की मूर्ति और लमकेनी ग्राम की मनकेशरी देवी। इन सदियों पुरानी सांस्कृतिक धरोहरों को विस्थापित करके नई जगहों पर ले जाना पड़ा। ये बहुत ही संवेदनशील और दर्दनाक पहलू है। विस्थापन को अक्सर सरकारी फाइलों में बस जमीन के बदले जमीन या मुआवजे के चेक के रूप में देखा जाता है, जो कि काफी सतही है। बिल्कुल। कोई भी चेक किसी समुदाय के उस जुड़ाव की कीमत नहीं चुका सकता जो उसकी अपनी मिट्टी से होता है। जिन देवी देवताओं की वो पीढ़ियों से पूजा करते आ रहे थे, उनका अपनी मूल जगह से उखड़ना वास्तव में पूरे समुदाय की आत्मा का विस्थापन होता है। एकदम सही कहा आपने। जिन मैदानों में कभी बड़े बड़े मड़ी मेले लगा करते थे, जहां पीढ़ियों की यादें थीं, वे आज गंगरेल के गहरे काले पानी के नीचे खामोश दबे पड़े हैं। ये एक बहुत ही मार्मिक चित्र है। और 1980 के दशक में वर्ल्ड बैंक की मदद से बने इस महानदी जलाशय परियोजना समूह में सिर्फ गंगरेल नहीं है। इसमें कांकेर का दुधवा जलाशय और गरियाबंद का सिकासार बांध भी शामिल हैं। इन सब ने मिलकर पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बदल दिया। तो गंगरेल ने यह साबित कर दिया कि हम नदियों को रोककर बड़े पैमाने पर खेती कर सकते हैं। लेकिन 60 के दशक तक आते आते राज्य में एक नई तरह की भूख पैदा होने लगी थी। और वो भूख अनाज की नहीं थी। बिल्कुल नहीं। अब ये भूख थी लोहे, कोयले और बिजली की। और यहीं से कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। इन बांधों का फोकस खेतों से हटकर कारखानों की तरफ मुड़ गया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हसदेव बंगो बहुउद्देश्य परियोजना है, जिसे मिनी माता परियोजना भी कहते हैं। हाँ, जब हम भारी औद्योगिकीकरण की बात करते हैं तो पानी की जरूरत एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाती है। 1961-62 में कोरबा में हसदेव नदी पर राज्य की पहली बहुउद्देश्य परियोजना की नींव रखी गई। कोरबा, जो कि एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है। बिल्कुल। और 87 मीटर की ऊंचाई के साथ ये आज भी राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। इसका जलाशय इतना विशाल है कि ये एक कृत्रिम समंदर की तरह लगता है। और यहीं पर मुझे एक गंभीर आपत्ति है, या कहूं कि एक सवाल है जो मुझे बहुत परेशान करता है। कैसा सवाल? देखिए, कागजों में और आम जनता के बीच इन बांधों को हमेशा किसानों के मसीहा के तौर पर बेचा जाता है। जैसे हसदेव परियोजना के बारे में बताया जाता है कि इससे 2.55 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ना? लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हसदेव से 120 मेगावाट बिजली बन रही है, जिसमें 40 मेगावाट की 3 इकाइयां हैं। और ये बिजली बड़े उद्योगों को जा रही है, और ये सीधे तौर पर एनटीपीसी सीपत जैसे विशाल पावर प्लांट को पानी दे रहा है। हाँ। इसी तरह अगर हम तांदुला परियोजना को देखें, जो बालोद जिले में तांदुला नदी और सूखा नाला के संगम पर है, ये 1910 से 1921 के बीच बना। ये दुर्ग और भिलाई को पीने का पानी तो देता ही है, लेकिन साथ ही भिलाई स्टील प्लांट यानी बीएसपी की पानी की असीमित भूख को भी मिटा रहा है। और गंगरेल का पानी भी बीएसपी को जाता है। एग्जैक्टली। तो क्या मैं ये मान लूं कि ये विशाल परियोजनाएं वास्तव में किसानों के लिए हैं ही नहीं?
क्या ये औद्योगिकरण के लिए बनाए गए छिपे हुए पावर हाउस हैं, जिन्हें सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए सिंचाई परियोजना का नाम दे दिया गया है? ये इस पूरी चर्चा का सबसे धारदार और महत्वपूर्ण सवाल है। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे संसाधन आवंटन का युद्ध या वॉर ऑफ रिसोर्स एलोकेशन कहा जाता है। वॉर ऑफ रिसोर्स एलोकेशन? हाँ, सच्चाई ये है कि 1 टन स्टील बनाने में हजारों लीटर पानी लगता है। एक थर्मल पावर प्लांट को अपनी टरबाइन ठंडी रखने के लिए हर मिनट लाखों लीटर पानी चाहिए। हर मिनट लाखों लीटर? बिल्कुल। कोई भी प्राकृतिक नदी इस स्तर की निर्बाध आपूर्ति नहीं कर सकती। इसलिए आपको एक विशालकाय जलाशय चाहिए ही चाहिए। तो फिर किसानों का नाम क्यों? क्योंकि कोई भी सरकार सिर्फ ये कहकर एक पूरी घाटी को नहीं डुबा सकती कि हमें एक स्टील प्लांट चलाना है। जनता इसका विद्रोह कर देगी। इसलिए कृषि और सिंचाई को एक बहुत ही सुविधाजनक सहलाभ या को बेनिफिट के रूप में पेश किया जाता है। मतलब मेन टारगेट इंडस्ट्री है। हाँ, किसानों को पानी मिलता है, ये सच है, लेकिन इन परियोजनाओं का मुख्य गुरुत्वाकर्षण केंद्र हमेशा भारी उद्योग ही होते हैं। उद्योगों का तो अस्तित्व ही इन बांधों पर टिका है। इसका मतलब है कि पानी सिर्फ जीवन नहीं है, वो इस नई अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी और सबसे महंगी करेंसी है। एकदम सही। और जहां करेंसी होती है वहां राजनीति कैसे पीछे रह सकती है? अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से भी इन बांधों के नामों पर गौर करें तो एक और ही खेल नजर आता है। आप नामकरण की बात कर रहे हैं? दिल्ली में मनियारी नदी पर जो खुड़िया परियोजना थी वो अचानक राजीव गांधी परियोजना बन जाती है। खारून नदी का खुटाघाट जलाशय रातों रात संजय गांधी परियोजना कहलाने लगता है। रायगढ़ में केलो नदी का पानी दिलीप सिंह जूदेव परियोजना के नाम से बहता है और राजनांदगांव में शिवनाथ नदी पर मुंगरा बैराज है और कोडर परियोजना को वीर नारायण सिंह का नाम दे दिया जाता है। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण नाम हैं। बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ नाम बदलना नहीं है ना? ये पानी पर राजनीतिक कब्जा जमाने का एक तरीका है। ये जल राजनीति या हाइड्रोपॉलिटिक्स का सबसे क्लासिक उदाहरण है। जब आप किसी हजारों टन कंक्रीट के ढांचे को, जो लाखों लोगों की जिंदगी नियंत्रित कर रहा हो, किसी राजनीतिक या ऐतिहासिक व्यक्तित्व का नाम दे देते हैं, तो वो सिर्फ एक बुनियादी ढांचा नहीं रह जाता। तो वो क्या बन जाता है? वो एक विचार, एक आइडियोलॉजी बन जाता है। जो भी उस बांध से पानी या बिजली हासिल करेगा, अवचेतन रूप से वो उस नाम और उस सत्ता का आभारी होगा। ये पानी के मनोवैज्ञानिक नियंत्रण की रणनीति है। ये सब तो सत्ता और उद्योगों के फायदे हो गए, लेकिन अब मैं उस असली और भयानक कीमत की बात करना चाहता हूं जो इन बांधों ने वसूली है। पर्यावरणीय कीमत। हाँ, हमारे पास धमतरी की सोंढूर जलाशय परियोजना की एक विस्तृत पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट है और मैं सच कहूं तो इसके आंकड़े डरावने हैं। सोंढूर परियोजना का निर्माण 1978 से 1988 के बीच सोंढूर नदी पर हुआ था। ये करीब 3,360 मीटर लंबा बांध है। और इसका मेन मकसद क्या था? इसका प्राथमिक उद्देश्य बहुत सीधा था। गंगरेल और दुधवा जलाशय में पानी की मात्रा कम होने पर उसे रिचार्ज करना। इसके अपने कुछ फायदे भी हुए। नगरी तहसील में 12,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन सिंचित होने लगी। भूजल स्तर ऊपर आया और मछली उत्पादन में 23 टन प्रति वर्ष की बढ़ोतरी हुई। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, लेकिन जैसा कि आपने कहा, इसकी कीमत बहुत भारी थी। भारी? ये विनाशकारी थी। रिपोर्ट साफ साफ बताती है कि इस एक बांध के लिए 304 हेक्टेयर निजी जमीन और 2025 हेक्टेयर वन भूमि पूरी तरह डूब गई। 2025 हेक्टेयर वन भूमि? और जो आंकड़ा मुझे रात में सोने नहीं देता वो है पेड़ों की कटाई। 3,43,487 पेड़, करीब 3.5 लाख पेड़। इस संख्या को ऐसे मत सुनिए, जरा अपने दिमाग में विजुअलाइज कीजिए। ये एक बहुत ही विशाल क्षेत्र है। 3.5 लाख पेड़ों का मतलब है एक पूरे के पूरे शहर के आकार का घना जंगल। वो जंगल जो सदियों से वहां था, उसे बस कुछ ही समय में काट डाला गया या वो पानी में डूबकर सड़ गया। और वो सिर्फ लकड़ियों का ढेर नहीं था, वो एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र था। सोंढूर परियोजना ने सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य के करीब 530 हेक्टेयर हिस्से को बुरी तरह प्रभावित किया। वन्यजीवों पर तो इसका बहुत बुरा असर पड़ा होगा। बिल्कुल। जब आप एक घने जंगल के बीच से नहरें निकालते हैं या एक विशाल झील बना देते हैं, तो जंगल कटकर टुकड़ों में बंट जाता है। जीव विज्ञान में इसे पारिस्थितिक विखंडन या इकोलॉजिकल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो जानवरों के रास्ते कट जाते हैं। हाँ,
जानवरों के सदियों पुराने रास्ते अचानक पानी की एक दीवार से कट जाते हैं। हाथियों और बाघों को समझ नहीं आता कि उनका रास्ता कहाँ गया। वे भटक कर इंसानी बस्तियों में आते हैं और फिर शुरू होता है मानव वन्य जीव संघर्ष, जिसमें नुकसान दोनों का होता है। लेकिन अंततः जानवर ही मारे जाते हैं। EIA रिपोर्ट खुद इस बात को स्वीकार करती है कि इस परियोजना ने वन्य जीवों के रास्तों में बाधा डालकर उन्हें स्थायी रूप से नष्ट कर दिया। और इंसानों पर क्या गुजरे? 8 गांव प्रभावित हुए। कसूला, बोर्जगांव और बड़पदर जैसे गांव तो पृथ्वी के नक्शे से ही मिट गए। 302 परिवारों की पीढ़ियों पुरानी जड़ें उखाड़ दी गईं। ये विस्थापन का एक बहुत ही कड़वा सच है। लेकिन यहां मैं एक बार फिर से डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगा। क्या ये विकास की एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई नहीं है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मेरा मतलब है, अगर लाखों लोगों को 24 घंटे बिजली चाहिए, अगर देश को फूड सिक्योरिटी चाहिए, तो क्या कुछ 100 परिवारों का विस्थापन और कुछ जंगलों का कटना एक ऐसा गणित नहीं है जिसे हमें एक ग्रेटर गुड यानी बड़ी भलाई के लिए स्वीकार करना ही पड़ेगा? देखिए, ये एक बहुत ही आम और खतरनाक तर्क है। ये यूटिलिटेरियन गणित सुनने में बहुत तार्किक लगता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी खामी है। वो क्या? ये गणित ये मानकर चलता है कि सिस्टम पूरी ईमानदारी और बिना किसी देरी के काम कर रहा है। लेकिन सच्चाई में जो लोग अपना घर और जंगल खोते हैं, वे कभी विकास का फल नहीं चख पाते। और इस पूरी प्रक्रिया में जो ब्यूरोक्रेटिक डिले या सिस्टम की लेट लतीफ़ी है, वो इस विकास को एक मजाक बना देती है। ओह, लेट लतीफ़ी की बात आते ही मेरे दिमाग में सबसे पहला नाम बिलासपुर की अरपा भैंसाझार परियोजना का आता है। लाल पीताशाही की इससे बड़ी मिसाल कोई और हो ही नहीं सकती। अरपा भैंसाझार परियोजना तो सच में एक केस स्टडी है। 1978-79 में जब अविभाजित मध्य प्रदेश हुआ करता था, तब अरपा नदी पर इस परियोजना की नींव रखी गई थी। 1978 में? हाँ, उस समय इसकी लागत मात्र कुछ 100 करोड़ रुपए आंकी गई थी। लेकिन फिर फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल तक बस रेंगने लगीं। पर्यावरणीय आपत्तियां, राजनैतिक इच्छा शक्ति की कमी और नौकरशाही की सुस्ती, इन सबने इसे दशकों तक लटकाए रखा। 1978 से 2016 जब इसे अंततः केंद्रीय जल आयोग से मंजूरी मिली, ये लगभग 40 साल का लंबा इंतजार था। 40 साल बहुत होते हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने लिए एक घर बनवाना शुरू करें और जब तक उस घर की छत डले तब तक आपके पोते पोतियां बड़े हो जाएं। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और लागत, जो बजट कुछ 100 करोड़ था, वो 2016 तक बढ़कर 1140 करोड़ रुपए हो गया। ये जो बीच का 600-700 करोड़ का भारी भरकम गैप है, इसका भुगतान अंततः टैक्स भरने वाली आम जनता ही कर रही है। और ये सिर्फ आर्थिक लागत नहीं है। जो सबसे अदृश्य लेकिन सबसे क्रूर लागत है, वो है समय की लागत। समय की लागत? हाँ, जिन किसानों को 1980 के दशक में सिंचाई का पानी मिलना चाहिए था, उन्होंने 40 साल तक सूखे का सामना किया। उन 4 दशकों में उस क्षेत्र में जो कृषि क्रांति आ सकती थी, जो आर्थिक विकास हो सकता था, वो सब एक ठहराव में चला गया। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। देरी सिर्फ पैसा नहीं खाती, वो पीढ़ियों का भविष्य खा जाती है। और अरपा भैंसाझार इस बात का जीता जागता सबूत है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं तो क्या तस्वीर उभरती है? तस्वीर काफी जटिल है। हाँ, हमने शुरुआत में देखा था कि महानदी पर बने ऐतिहासिक मुरुम-सिल्ली और गंगरेल बांध किसी अजूबे से कम नहीं थे। हमने समझा कि कैसे हसदेव बांगो और तांदुला बांध दरअसल किसानों के मुखौटे के पीछे राज्य के विशाल उद्योगों को धड़का रहे हैं। और हमने ये भी देखा कि विकास के इस पूरे खेल में असली मोहरे कौन हैं। सोंढूर की EIR रिपोर्ट हमें दिखाती है कि हर मेगावाट बिजली और हर टन स्टील के पीछे कटे हुए जंगलों की खामोशी और विस्थापित समुदायों की चीखें दबी हुई हैं। ये बहुत ही दुखद है। कंक्रीट की ये दीवारें आर्थिक विकास का इंजन जरूर है, लेकिन ये पर्यावरण के विनाश का स्मारक भी है। विकास और विनाश के बीच की ये लकीर वाकई बहुत बारीक है। और जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, दूर से देखने पर कंक्रीट की वो दीवार बहुत मजबूत और सुरक्षित लगती है, लेकिन गहराई का पानी बहुत ही धुंधला है। बिल्कुल। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार मेरे दिमाग में आ रहा है जिसने मुझे सचमुच डरा दिया है। मैं सुनना चाहूंगी। हमने बात की कि रुद्री पिकअप वियर 1915 में बना और तांदुला बांध 1921 में बनकर तैयार हुआ। मतलब इन बांधों ने अपनी उम्र के 100 साल पूरे कर लिए हैं। 100 साल?
हाँ, और हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि इंसान की बनाई किसी भी चीज की उम्र अनंत नहीं होती। कंक्रीट एक दिन बूढ़ा होता है, उसमें दरारें आती हैं, उसकी ताकत जवाब देने लगती है। किसी भी ढांचे की एक निश्चित म्याद होती है। ये एक बहुत ही भयानक सच है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब इन सदी पुराने विशालकाय बांधों की म्याद पूरी हो जाएगी, जब ये अरबों टन पानी को रोकने में अक्षम होने लगेंगे, तो क्या हमारे पास इन्हें सुरक्षित तरीके से हटाने यानी डीकमिशनिंग की कोई ठोस योजना है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम उस लाखों टन पानी को कहीं और मोड़ने के लिए तैयार हैं, या हम बस अपनी आंखें मूंदे बैठे हैं ये मानकर कि हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ ये कंक्रीट हमेशा के लिए अमर है? हम हमेशा से यही मानकर चलते रहे हैं कि कंक्रीट अमर है, लेकिन हकीकत ये है कि वो अमर नहीं है। और हम अनजाने में ही एक जल प्रलय का इंतजार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं टिक टिक करती हुई वो घड़ी अब अपना अलार्म बजाने के बेहद करीब है।